बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन was established on 24 अक्टूबर 1945 टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक आलमी इदारा है जो कि 24 अक्टूबर 1945 को कायम किया गया, जिसका मकसद इंटरनेशनल कॉरपोरेशन यानी कि आलमी ताउन, आलमी इश्तिराक को फ़रोग़ देना था। अच्छा, मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में लीग ऑफ नेशंस के बारे में समझाया था कि लीग ऑफ नेशन क्या है और वो क्यों फेल हो गई। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन बेसिकली हमारे पास लीग ऑफ नेशन की रिप्लेसमेंट थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जब कायम हुई उस वक्त पे 51 कंट्रीज ने, 51 मेंबर्स ने उसे ज्वाइन किया और अब तक 193 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर मनहाटा, न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद है। यूनाइटेड नेशन को उसके अपने ही मेंबर कंट्रीज फाइनेंस करते हैं अपनी कंट्रीब्यूशंस के थ्रू। यूनाइटेड नेशन में तकरीबन 6 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिनमें अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश शामिल हैं। This is the headquarter of United Nation in New York City, Manhattan. The Charter of United Nation. Charter of United Nation एक ट्रीटी थी, एक एग्रीमेंट था जो कि 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में साइन किया गया था। इस ट्रीटी को साइन करने का मकसद था कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कायम की जाए। यूँ समझ लीजिए कि ये चार्टर जो है हमारे पास एक रोड मैप था टुवर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इस चार्टर में या इस डॉक्यूमेंट में तकरीबन 19 चैप्टर थे, जिनमें से 5 चैप्टर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कवानीन की अक्कासी कर रहे थे। अब इसका पर्पस क्या था, ये क्यों लिखा गया था, ये क्यों डिजाइन किया गया था? तो इसका सबसे पहला पर्पस ये था ताकि कलेक्टिव मेजर्स बनाए जाएं फॉर द प्रोटेक्शन एंड रिमूवल ऑफ थ्रेट्स टू द पीस। उसके बाद इसका मेन पर्पस ये था कि फ्रेंडली रिलेशंस कायम किए जाएं अमंग स्टेट्स टू रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल। ठीक है, उसके अलावा इसका एक पर्पस ये था कि दुनिया में जितनी भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हों, सोशल हों, कल्चरल हों, उनको सॉल्व किया जाए, मिल बैठकर आपस में उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए और दुनिया में अमन कायम किया जाए। और ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर्स को प्रोमोट किया जाए, या ये कह सकते हैं हम रंग, नस्ल, जात पात की बजाय सबको इक्वल राइट्स दिए जाएं। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यूनाइटेड नेशन जस्ट लाइक अ लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, और जिस तरह लीग ऑफ नेशन का मकसद भी पीस एंड सिक्योरिटी है, इसी तरह यूनाइटेड नेशन का भी सबसे पहला मकसद यही था कि मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरा, यूनाइटेड नेशन का खास मकसद या खास ऑब्जेक्टिव ये है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोमोट किया जाए और सेल्फ डिटर्मिनेशन को प्रोमोट किया जाए। फॉस्टरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर कंट्रीज की डेवलपमेंट की जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा, स्पेशली यूरोप बिल्कुल तबाह हो चुका था। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई ताकि कंट्रीज की हेल्प की जाए कि वो अपने आप को सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप कर सकें। उसके अलावा डेवलपिंग फ्रेंडली इंटरनेशनल रिलेशंस अमंग द वर्ल्ड नेशंस, यानी कि दुनिया की जितनी भी नेशंस हैं उनके दरमियान फ्रेंडली रिलेशंस कायम किए जा सकें। प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड इन केस ऑफ फेमिनाइन, नेचुरल डिजास्टर्स एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई डिजास्टर्स आ जाते हैं, जिसका अर्थक्वेक आ जाता है, तो इसका यूनाइटेड नेशंस जो है, इसका मेन मकसद ये है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड फराहम की जाए, लोगों की हेल्प की जाए। दूसरा, सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑफ एनी नेचर, यानी कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जिस तरह कोई कंट्री है वो इकोनॉमिकली लो है, ठीक है, या उसकी इकोनॉमी डाउन है, तो उसकी हेल्प की जाए थ्रू एड। ठीक है, या जो कंट्री सोशल लेवल पर, कल्चरल लेवल पर डेवलप नहीं है, तो उनको हेल्प किया जाए ताकि वो डेवलप
हो सके। ठीक है, अब बात आती है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स में सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? ऑल मेंबर स्टेट्स हैव सुवीरियन इक्वालिटी। सुवीरियन इक्वालिटी का मतलब क्या है कि सारी स्टेट्स जो हैं उनके पास अपनी हाकमियत होगी। वो स्टेट जो है किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, वो सब अपने फैसले खुद ले सकती हैं। ठीक है, वो अपने हर डिसीजन में खुद मुख्तार हैं। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास? ऑल मेंबर स्टेट्स मस्ट ओबे द चार्टर, यानी कि जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं उन सबको चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉलो करना होगा। कंट्रीज मस्ट ट्राई टू सेटल देयर डिफरेंसेस बाय पीसफुल मीन्स, यानी कि जितने भी कंट्रीज हैं अगर उनमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनको पीसफुल मीन्स यानी कि नेगोशिएशंस के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू उसको सॉल्व कर लेना चाहिए, रेदर देन गोइंग टू वॉर। ठीक है, कंट्रीज मस्ट अवॉइड यूजिंग फोर्स और थ्रेटनिंग टू यूज फोर्स, यानी कि कंट्रीज को अवॉइड करना चाहिए कि वो अपनी फोर्सेस को या अपने आर्मीमेंट्स को ना यूज करें या किसी को थ्रेटन ना करें, ताकि दुनिया में अमन कायम हो सके। ठीक है, द यूएन में नॉट इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री, और यूएन का एक प्रिंसिपल ये भी है कि वो किसी भी कंट्री के जाती मामलात में या जो डोमेस्टिकली उसके प्रॉब्लम्स होंगे उनमें मदाखलत नहीं करेगा। जैसे अगर पाकिस्तान में कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम होता है कंट्री के विद इन कंट्री, तो यूनाइटेड नेशन उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। कंट्रीज शुड ट्राई टू असिस्ट द यूनाइटेड नेशन, यानी कि कंट्रीज को चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस की मदद करें ताकि वो अमन कायम कर सकें और लोगों की भलाई के लिए काम कर सके। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ यूएन। यूएन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि वो किस तरीके से बना हुआ है? तो इसमें 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो कि हैं द जनरल असेंबली, द सेक्रेटेरिएट, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का मेन फंक्शन होता है असेसिंग मेंबर कंट्रीज एंड डिसाइडिंग द बजट, यानी कि मेंबर कंट्रीज को असेस करना, उन्हें जज करना कि वो कैसे काम कर रहे हैं या कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे। ठीक है, और बजट डिसाइड करना इसका मेन फंक्शन होता है। उसके अलावा ये वो वाहिद ऑर्गन है जहां पर हर मेंबर स्टेट जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। इसमें कमेटीज तश्कील की जाती हैं और कन्विंस एनुअली इन सितंबर स्पेशल सेशन कैन आल्सो बी हेल्ड, और सितंबर के महीने में यहाँ पे स्पेशल सेशन हेल्ड किया जाता है हर ईयर। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है कि वोटिंग की जाती है, कभी क्वेश्चंस पर कुछ रिकमेंडेशंस चाहिए हो कि हमें क्या करना चाहिए फॉर फॉस्टरिंग पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि जो भी न्यू मेंबर यूनाइटेड नेशन में शामिल होना चाहते हैं या जो पुराने मेंबर्स यूनाइटेड नेशन से निकलना चाहते हैं या जिनको निकाल देना चाहता है यूनाइटेड नेशन, तो सितंबर में जब मीटिंग हेल्ड होती है तो उसमें ये सारे डिसीजंस किए जाते हैं। और यहाँ पर हमने देखा भी होगा, आप लोग ने भी, कि न्यूज में दिखाया जाता है कि फला मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने आके यूनाइटेड नेशन में नेशनल जनरल असेंबली में स्पीच दी। ठीक है, तो ये वो जगह है जहां पर हर नेशन का मेंबर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बारी आती है दी सेक्रेटेरिएट, जो कि एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। इंक्लूड्स एन इंटरनेशनल स्टाफ वर्किंग इन ड्यूटी स्टेशंस अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि सेक्रेटेरिएट वो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जिसमें इंटरनेशनल स्टाफ होता है जो कि दुनिया के तकरीबन हर ममालिक में, क्योंकि अब तो 193 कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन में एज ए मेंबर मौजूद हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसके डिफरेंट स्टेशंस होते हैं कंट्रीज में और वहां पे ये अपना काम करता है। अब इसका काम क्या होता है? प्राइमरीली हैज एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन करता है, इंतजामिया, जिस तरह के देखना कि कौन सा स्टेट कैसे काम कर रहे हैं, सारा कुछ इसका काम होता है। ठीक है, द सेक्रेटरी जनरल होल्ड ऑफिस फॉर 5 years पर टर्म। अच्छा, इसमें जो सेक्रेटरी जनरल होता है जो कि सारे, ये कह लें कि सारे निजाम का हेड होता है, वो तकरीबन 5 साल तक इसमें एज ए हेड जो है लीड करता है इसको, और आफ्टर 5 years वो चेंज होकर दूसरे कंट्री को मौका मिलता है और दूसरे कंट्री या उसी कंट्री का वो वोटिंग के थ्रू डिसाइड किया जाता है कि कौन जो है नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल बनेगा। और अभी के इस टाइम में जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है,
It serves the other principal organs of the United Nations and administers the programs and policies laid down by them. और इसका एक मेन सर्विसेज इसकी ये हैं कि वो जितने भी और ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के उनको देखता है कि उनका निज़ाम या उनके जो प्रोग्राम्स जो पॉलिसीज हैं वो सही तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ठीक है. द सेक्रेटेरिएट हैज अराउंड 43,000 स्टाफ मेंबर्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है. अब बात करते हैं हम द सिक्योरिटी काउंसिल की. सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन का मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है और ये क्या इसका मतलब मेन फंक्शन क्या है. इसका मेन फंक्शन है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के खिलाफ जो भी थ्रेट्स आती हैं उनसे लड़ना या उनके खिलाफ डिसीजंस लेना, ठीक है. ये इसका एक मेन फंक्शन है. इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं जिनमें से 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएसए, चाइना, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस, जिनको हम वीटो पावर्स भी कहते हैं या P5 कंट्रीज भी कहते हैं. अब ये जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये वीटो पावर यूज कर सकते हैं. वीटो पावर क्या होती है? पावर टू से नो, यानी कि कोई रेजोल्यूशन है जो कि सिक्योरिटी काउंसिल पास करना चाह रहा है और कोई कंट्री उस पर वीटो कर देता है तो वो पास नहीं होती. P5 कंट्रीज में से कोई भी उसमें अगर वीटो पावर यूज कर लेता है. जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा था कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में यूएस यूज इट्स वीटो पावर अगेंस्ट सीजफायर, ठीक है. इसका मेन फंक्शंस में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शंस एंड द अथॉराइजेशन ऑफ मिलिट्री एक्शंस थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस भी शामिल हैं, ठीक है. यानी कि जो भी न्यू रेजोल्यूशंस आती हैं यूनाइटेड नेशन जो न्यू रेजोल्यूशंस पास करता है वो सब सिक्योरिटी काउंसिल के जिम्मे है, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि बैनुल अक़वामी अदालत. जिस तरह छोटे छोटे मसले होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं या फिर हम हाई कोर्ट जाते हैं, इसी तरह अगर कंट्रीज के दरमियान में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके वो अपनी प्रॉब्लम के लिए केस कर सकते हैं दूसरे कंट्री पर, ठीक है. द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन बेस्ड इन दी हॉग नीदरलैंड्स, और इसका जो है ये कह लें कि हेडक्वार्टर्स हैं वो हॉग नेदरलैंड्स में मौजूद हैं, ठीक है. कंसिस्टिंग ऑफ 15 जजेस इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, और इसमें तकरीबन 15 जज तैनात किए जाते हैं जो कि जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करती है कि कौन होंगे, ठीक है. अप्लाइज इंटरनेशनल लॉ, और ये इंटरनेशनल लॉ तैनात करता है, ठीक है. Its main function are to settle legal disputes submitted to it by states and to provide advisory opinion on legal questions submitted to it. यानी कि इसका काम ये होता है कि इसमें जो भी disputes यहाँ पर nations आके जमा करवाती हैं अपने cases उनको solve करें, ठीक है, या तो उनको कोई solutions दें, ठीक है. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अभी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन का इशू चल रहा है तो ईरान ने पाकिस्तान को यही कहा था कि अगर आप हमें हमारे साथ पाइपलाइन कंटिन्यू नहीं करते, आप पाइपलाइन नहीं बनाते तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाकर आप पर केस कर सकते हैं, ठीक है. नाउ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हमारे पास एक और अहम प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन है और इसका काम ये होता है कि जो भी इकोनॉमिक इशू हो, सोशल इशू हो, एनवायरमेंटल इशू हो, उनको सॉल्व किया जा सके, ठीक है, और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम किया जा सके. अब ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज में या वाइड वैरायटी ऑफ स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस, एकेडमिक्स. उसके अलावा हमारे पास बिजनेस ग्रुप्स या रिप्रेजेंटेटिव्स कह लो और 3200 रजिस्टर्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इसका हिस्सा हैं जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं, ठीक है. और इसका जो भी वर्क होता है वो किसी न किसी इशू की बिना पर किया जाता है, यानी कि कोई इशू होगा उसको उठाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस तरीके से होता है. अब बात करते हैं हम दी ट्रस्टीशिप काउंसिल की. ट्रस्टीशिप काउंसिल में सबसे पहले आपको बात समझने की ये है ट्रस्टीशिप या ट्रस्ट टेरिटरीज कौन सी होती हैं. देखो
ट्रस्ट टेरिटरीज उन टेरिटरीज को कहते हैं जो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट के अंडर होते हैं लेकिन उनकी अपनी कोई गवर्नमेंट नहीं होती। जिस तरह अगर हम बात करते हैं माइक्रोनेशिया यानी कि टाइनी आइलैंड जो होते हैं छोटे छोटे जजीरे, ठीक है, वो उनकी अपनी कोई हुकूमत नहीं होती, वो किसी और हुकूमत के अंडर होते हैं। जिस तरह हम बात करते हैं कैरोलिन की या मार्शल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वो किसी और हुकूमत के अंदर होते हैं, यानी कि दूसरी कोई हुकूमत उनको एडमिनिस्ट्रेट कर रही होती है। जिस तरह हम बात करते हैं कैमरॉन्स की जो कि हमारे पास अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। इसी तरह और भी टेरिटरीज हैं और टोटल तकरीबन 11 ऐसी टेरिटरीज हैं जो कि किसी और के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। अब द ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम क्या होता है, वो ये देखता है कि जो जिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ट्रस्टीशिप या ट्रस्ट टेरिटरीज मौजूद हैं, क्या जो वहाँ के इनहेबिटेंट हैं वो उससे खुश हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन से, या वो एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं दे रही, ठीक है। तो ये सारी काम जो है वो ट्रस्टीशिप काउंसिल के होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी होती हैं इनके साथ ट्रस्टीशिप काउंसिल का एक लिंक होता है जो कि उनको सारी रिपोर्ट्स दे रहे होते हैं कि इन टेरिटरीज में हम किस तरीके से काम करें, या ये कह लो कि ये एग्जामिन कर रहे होते हैं उन एडमिनिस्ट्रेटिव्स को कि वो सही तरीके से उस टेरिटरीज को उनके राइट्स दे रहे हैं, वहां के लोगों में वहां पे पीस कायम है या नहीं है, ठीक है। अब बात आ जाती है मेन एजेंसीज ऑफ यूएन। यूएन की मेन एजेंसीज में हमारे पास FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की। इनकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। अब बात आती है द क्वेश्चन सराउंडिंग द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूनाइटेड नेशंस को कौन से सवालात फेस करने पड़ रहे हैं, या ये कह लो कि यूनाइटेड नेशन की कारकर्दगी पर कौन से सवालात उठाए जा रहे हैं। तो जिनमें सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या यूनाइटेड नेशन अपना मकसद जो उसका मिशन है उसको फुलफिल कर पा रही है। तो सोचने की बात है कि यूनाइटेड नेशन एक पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, तो क्या यूनाइटेड नेशन दुनिया में पीस ला पा रही है, या यूनाइटेड नेशन अपने इस मकसद में कामयाब हो रही है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या आता है, हाउ कैन द यूनाइटेड नेशन बेटर वर्क विद द यूएस एंड वाइस वर्सा, यानी कि यूनाइटेड नेशन किस तरीके से काम कर रही है, बेहतर काम कर सकती है यूनाइटेड नेशंस के साथ या दूसरे कंट्रीज के साथ। अब जिस तरह हम बात करते हैं फलस्तीन और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की, तो हमें साफ नजर आ रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस जो है वो वीटो कर रहा है और सीज फायर नहीं हो रहा है, एक ह्यूमैनिटेरियन जेनोसाइड हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यूनाइटेड नेशन क्या है, फेल हो चुकी है एज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीस, ठीक है। डज इट हैव द राइट प्रायोरिटीज, यानी कि जो उसकी इस वक्त प्रायोरिटीज हैं वो राइट हैं। आप ये सवालात आप अपने जहन में लाएं और खुद सोचें, यूनाइटेड नेशन के काम को देखें और आपको अंदाजा होगा कि यूनाइटेड नेशन क्या अपने मकसद में कामयाब है, ठीक है। विल रिफॉर्म्स वर्क एंड विच विल वर्क बेस्ट, यानी कि कौन सा ऐसा रिफॉर्म है, कौन से ऐसे ये कह लो कि इनिशिएटिव्स हैं जो यूनाइटेड नेशन ने किए हैं और जो दुनिया में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन बिल्कुल फेल हो चुकी है, और ऐसा भी नहीं है कि यूनाइटेड नेशन बिल्कुल ही अपने मिशन को पहुंच चुकी है। तो ये सवालात आपके लिए हैं, आप खुद सोचें और इसके जवाबात आप खुद स्टडी करें ताकि आपको पता चले कि क्या यूनाइटेड नेशन अपने मिशन में कामयाब हो सकी है या नहीं हो सकी। चैलेंजेस टू द यूनाइटेड नेशंस, अब कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो यूनाइटेड नेशन को फेस करना पड़ रहे हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल पीस कीपिंग। यूनाइटेड नेशन का मिशन क्या था कि पीस कायम किया जाए, लेकिन क्योंकि दुनिया में हर स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, तो इसमें यूनाइटेड नेशन फेल हो जाता है। जिस तरह अगर तो यूनाइटेड नेशन जो है वाकई पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है पीस कायम रखना। जिस तरह हम इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट कह लें, रशिया यूक्रेन कह लें, तो क्या पीस है, नहीं है, ठीक है। तो ये एक यूनाइटेड नेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। दूसरा, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, क्या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एज नेशंस फाइट फॉर देयर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब जिस तरह इसराइल इज कंटिन्यूइंग इट्स वॉर ऑन गाजा, तो
वहां पर जो गाजा के लोग हैं उनके ऊपर जेनोसाइड किया जा रहा है, तो क्या यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनाइटेड नेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, क्या उनको यूनाइटेड नेशन सॉल्व कर पा रही है? ये उसके लिए एक चैलेंज है कि वो किस तरीके से उनको हैंडल कर रही है, कैसे सॉल्व करे, ठीक है। जिस तरह हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बात करते हैं कश्मीर इशू की, सिंस 1947 स्टिल वो सॉल्व नहीं हो सका, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये काम है, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं हो सका, ठीक है। तो ये एक यूनाइटेड नेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इनको सॉल्व करे, ठीक है। रिमूविंग पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करे। अभी भी हम देखते हैं इवन हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा चाइल्ड लेबर हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, ठीक है, जिसको ये कह लो कि अभी भी हम खत्म नहीं कर सकते। यूनाइटेड नेशन अभी भी अपने इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सकी है पूरे तौर पर, ठीक है। इंक्रीडिकेटिंग एंटी सोशल एलिमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनियन के एंटी सोशल एलिमेंट्स को खत्म करना। एंटी सोशल एलिमेंट्स यानी कि जो आपकी ये कह लो कि सोशल डेवलपमेंट के लिए थ्रेड्स हैं या आपके मुल्क के लिए थ्रेड्स हैं जो आपके मुल्क को खराब कर रहे हैं, आपके वर्ल्ड का पीस खराब कर रहे हैं, वर्ल्ड की डेवलपमेंट में रुकावटें ला रहे हैं, उनको खत्म करना यूनाइटेड नेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। थैंक यू। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू रिसर्च बाय योरसेल्फ. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.